नमस्कार मित्रों। हम आज फिर एक नई सुंदर रचना आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है अपना शहर। बात जब शहर की आती है तो ढेर सारी नई नई चीज़ें अपने दिमाग में आती जाती हैं। तो उसी में से एक है आज का अपना शहर। सारी रात वह सो नहीं सका। न जाने ऐसा क्यों हुआ कि पूरे समय वह केवल करवटें ही लेता रहा। उस छोटे से डिब्बे की ओर और यात्री बेसुध पड़े रहे। आखिर उनमें कोई ऐसा भी नहीं था जिसके लिए उसकी आंखें खुली रहना चाहें। डिब्बे के भीतर बैठते ही उसने अपने 3 सहयात्रियों पर नज़र डाली थी और तभी उसे लगा था कि आंखें बंद कर लेना बेहतर होगा। वह ताज़ा अखबार उठाकर पढ़ने लगा था, लेकिन वह अच्छी तरह जानता है कि यह पढ़ना केवल शब्दों के शून्य में बगुलों की तरह चक्कर खाना है। खिड़की के बाहर जंगल थमता हुआ नजर आने लगा था। अंधेरे में पहले जैसे वहाँ कुछ भी था नहीं। सन्नाटे में सीटियाँ मारती रेलगाड़ी और टकराते हुए बर्तनों के से बेतरतीब स्वर। घिसता हुआ लोहा ये देखा जाए तो चिंगारी पैदा करता है और सुना जाए तो अतीत की ठोकरें मारता सा आघात पहुंचाता है। सारा डिब्बा पवन चक्की की तरह रात भर डोलता रहा। उस हर आवाज़ की याद है, चाहे वह भागती हुई रेलगाड़ी की हो या थमे हुए उन स्टेशनों की जिनमें गति को विराम देने वाला चुंबक लगा होता है। यह रास्ता उसके लिए नया नहीं है, न ही यह रेलगाड़ी, न उसकी आवाज़ें और न उसके बाहर का फैला हुआ सैलाब। लेकिन जब व्यतीत अचानक वर्तमान के दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगता है तो उन क्षणों को भोगते हुए व्यक्ति अनायास आयाचित संभावनाओं से कांप उठते हैं। हल्के घुंघले के बीच एक स्टेशन का नाम पढ़कर उसे जोर का धक्का लगा था। कोई अचानक आवाज़ दे गया, जैसे, अरे इसे पहचानता है तू? नहीं माँ, कौन है ये? जरा थम कर देख, तू ही नहीं पहचानेगा। शर्म और लज्जा के साथ खींचते हुए गाल, झुकी हुई आँखों को जैसे कोई जबरन बांध रहा है। ऊपर को उठी हुई नाक में नकली मोती और अधखिले होंठ, तरतीब से बनाए हुए बालों के पीछे से झांकता हुआ गेंदे का फूल, कानों में अर्ध चंद्रबालियाँ और भरी हुई सीधी मांग, कहीं से बच्चे के रोने की आवाज़ और हर आवाज़ के साथ देह का सिहर उठना, खींचती बैठती सांस, कई अनकही बातें कही गई। माँ, तुम तो पहेलियाँ बुझा रही हो। अचानक उबलती हुई भाप का एक धक्का सा लगा, जैसे उसे अपनी गर्दन को एक झटका देकर वह भीतर चली गई। वह गुस्सा हो गई। तू दिल्ली क्या चला गया? सब कुछ भूल गया। वह रामरती है, रामरती। किसी ने जैसे जोर से आवाज़ लगाई, रामरती। वह मदन महल के किले के चारों ओर चक्कर काटकर लौटने लगी। वह प्रतिध्वनि उसके समूचे अंतर को विचलित कर गई। देख, ऐसे चोटी नहीं पकड़ा करते, मेरी चीख निकल जाए तो क्या? चल हट, लुका छिपी खेलता है। और तभी जोर की एक तैरती आवाज़, सुनीता पकड़ ली गई है। सब आ जाओ, उसकी आंखों में पट्टी बांधेंगे, हम फिर यहीं आकर छिपेंगे। क्यों भला, मैं यहाँ नहीं आऊँगी? इसके बावजूद मदन महल का वही कोना, वहाँ से गहरी खाइयों को घूरता हुआ समय, आम और सीताफल के बेतरतीब वृक्षों की आड़ में, पलाश के झाड़ों पर लाख बनाते कीड़ों को पकड़ना, मध्यम उड़ती हवा के साथ मिलकर गाना और दम तोड़ते सूरज के साथ दफनाई हुई आत्माओं के शमशान से उठता भय का अतिरेक। ऐसे ही किसी लुका छिपी में रामरती की चोटी उसने कैंची से काट दी थी, और वह करता क्या, कोई बात न माने तो
फिर आना जाना बंद, लड़ाई झगड़े, लेकिन इसके बावजूद हर अकेले मोड़ पर एक दूसरे का चिढ़ाना और जीभ दिखाकर ठेंगा मारना। एक लंबा अंतराल, रास्ते की धूल पर किसी ने कोलतार बिछा दिया। भला वह रामरती को कैसे पहचानता, और अब नए सिरे से उसने उसे पहचाना तो उलाहने और उपालंब। वह इतना बड़ा अफसर हो गया है, उसके लिए नए विग तक खरीद कर नहीं ला सकता। दिल्ली में साड़ियों की कमी नहीं है, चप्पलें कई रंगों की मिलती हैं, और वहाँ तो रोज़ फैशन बदलता है। वहाँ का फैशन ही उठा कर ला सकता था, उसी फैशन में उसे मदन महल नहीं ले जा सकता। नहीं, दोनों के लिए यह व्यवस्था है। उसे फुर्सत भी कहाँ मिलती है, मिलने वालों का तांता और पिता की आवाज़ें, अरे सुन तो, देखे कौन आए हैं। अब तो छोटा सा इन्हीं के यहाँ बना रहता था, हम बुलाते थे पर तू आता ही नहीं था। इनके पैर पड़। वह कैसे बताए कि समय के उस व्यतीत से अब बहुत दूर है। जब वह बच्चा था तब उसे सिर झुकाने में कष्ट होता था, अब वह विरोध करता है, किसी के सामने सिर नहीं झुकाया करता। आदमी के पास और है ही क्या सिर के सिवाय, और तो सब कुछ अपने आप दिन और रात में कितनी बार नहीं झुकता। यह भी एक विडंबना है। वे सब उसे अब भी एक मामूली लड़का समझते हैं। उसकी प्रशंसा वे भले करें, उसके मन में कुछ और होता है। उनके चेहरों पर उभरती हुई रेखाएं पढ़ना कठिन है। उनकी नज़रों के पीछे शिकायतों की एक प्रतिध्वनि होती है। वैसी ही प्रतिध्वनि उसने अपने पिता में देखी है। वे नया घर बनाना चाहते हैं और अपने पुरखों की पृष्ठभूमि में ऐसा महल खड़ा करेंगे कि पड़ोसी देखते रह जाएंगे। जब जब वह घर गया है, हर बार उसने घर का नया नक्शा बना दे कहा है। पिता ने हमेशा चाहा है कि कागजी नक्शों को रूप देने के लिए नोटों की गड्डियाँ उनके पास छोड़ी जाएं। एक बार वह ऐसा कुछ भी करके देख चुका है। उसने कर्ज लेकर 1000 रुपये पिताजी को दिए थे। उस समय तो उन्होंने रुपए चुपचाप रख लिए, परंतु शाम को उसकी माँ से कह रहे थे, देखा मैंने कहा था ना, उसके पास बहुत रुपए हैं, अच्छी खासी आमदनी है, हमें ही वह नहीं देना चाहता। क्यों नहीं देना हमें? आखिर है वह किसके लिए? हमारे लिए नहीं। पिता ने जोर देकर कहा था। 1000 रुपयों में क्या होता है? उसके लिए तो यह एक हाथ का मैल है जो हर महीने जमा हो जाता है। उसने यह सब अचानक सुन लिया और सुनते ही वह सन्न रह गया। वह पछताने लगा था, उसने रुपए दिए ही क्यों? कितनी बड़ी उलझन है। वह न दे तो परेशानी, पिता की शांति के लिए दे दे तो यह तुर्रा। उसका विरोधी मन तभी विद्रोह कर उठा था। कितना भी विद्रोह हो, पिता का आखिर कुछ अस्तित्व होता ही है। जिस दिन वह अस्तित्व टूटा, वह दुख से कातर हो उठा था। वह उन्हें अंतिम बार देख भी नहीं सका। एक तो दर्द और उनके देह की भस्मी। उसे हाथ में लेकर गंगा जाते हुए उसका मन कितनी बार नहीं टूटा। वह एक सच्चाई को अपने हाथों से ढो रहा था। यही आदमी की नियति है। और यहाँ तक पहुँचने के पहले वह क्या नहीं करता। बीते हुए क्षणों को इतिहास में बदलती संधि रेखा आदमी की वास्तविकता पहचान का एक दायरा है। उसका मन हुआ वह चिल्लाकर आवाज़ दे और अपने पिता की राख से पूछे, तुम्हारा घर तो बन गया, फिर उसे अपने साथ क्यों नहीं ले गए? वह सोच भी नहीं सकता कि मृत्यु बोझ से लदे हुए एक आदमी का अस्तित्व दूसरे के लिए एक मामूली व्यापार हो सकता है। अपने पिता को लाल रंग की पोटली में बंद गंगा किनारे ले जाते हुए साइकिल सवार पंडे उसका पीछा करें, उसे बर्दाश्त नहीं। वे सब मरे हुए मांस के पीछे लगे हुए कुत्तों की तरह चिपट जाते हैं। वह तब भी जबरन मुस्कराने का प्रयत्न करता है और कहता है, पीछा मत करो, हम चुपचाप किनारों पर घूमने जा रहे हैं।
वह उत्तर पाता है, क्या झूठ बोलते बाबू, तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आता है तुम दुखी हो। अरे हम कम पैसों में ही श्राद्ध करा देंगे। अरे हाँ, आप कहाँ से आए हैं। और इसके बाद जाने अनजाने नामों की श्रृंखला, व्यर्थ की बातें और चोट पहुंचाने वाले सारे आयाम जो खींच कर किसी को यह कहने के लिए विवश कर दें, अच्छा भाई चल तू ही श्राद्ध करा दे। उसका मन प्रतिध्वनित होता है, उसके चेहरे दुखी, और देखकर वह पंडा अपना व्यापार खड़ा करता है। उसका दुख उसके लिए महज एक मजाक है। वह अपने मृत पिता के साथ कुछ मौन क्षण भी नहीं गुजार सकता। वह उन्हें यह भी नहीं बता सकता जो कुछ बटोर कर तुम अपने समाज को दिखाना चाहते हो, वह वास्तव में केवल तुम्हारा तमाशा देखने का इच्छुक था। यह सुविधा पर टीका मौकापरस्त लोगों का एक समूह है। उसका लक्ष्य नितांत वैयक्तिक आत्मलिप्सा के सिवाय और कुछ नहीं है। वे सब लोग उस कुत्ते से अलग नहीं हैं जो बार बार लात मारने पर भी पैरों के पास दुम दबाकर लौट जाता है। लेकिन नहीं, उसके पिता ये जीते जी यह नहीं समझ सके तो अब मरकर क्या समझेंगे। कितनी बार उसे नहीं लगा कि वह उस राख को वही हवा में उड़ाकर वापस लौट जाए, लेकिन जो समझौता वह नहीं करता रहा उसे करना पड़ा। इस दर्द को वह आज भी अपने भीतर पाले हुए है। वहीं और वैसा ही सब कुछ, चावलों के गोल पिंड, कुसा और अक्षत के साथ मंत्रों का उच्चारण, हाल ही पहने हुए गौपवित्र के साथ ऐसा व्यवहार जैसे वह हमेशा ही पहनता हो। श्रद्धा से पंडे के सामने नतमस्तक, अपनी पूरी वंशावली और वंश परंपरा का स्मरण, सब कुछ ठीक वैसा ही जैसे विवाह के समय पति पत्नी एक दूसरे की देह को खरीदने का एक नाटक करते हैं। सारे नाटक के बाद दक्षिणा देने का क्षण आता है और तब लगता है कि समूचा परिवेश केवल इसी एक क्षण के लिए ठहरा हुआ था। किसी थिएटर के एक कोने से उभरते हुए प्रकाश को सूरज हल्का सा बाहर झांकने लगता था। उसने देखा, अब वह डिब्बा शांत नहीं है। उसके तीनों सहयात्री उठ बैठे हैं। वे अपनी ही आवाज़ों से जैसे बातें करते हैं। कभी कोई गए हुए स्टेशन का नाम पूछता है तो कोई आने वाले स्टेशन को रेलवे टाइम टेबल में ढूंढता है। बाहर की सारी दुनिया उस छोटे से डिब्बे में बंद हो गई है। बंधे हुए पानी की तरह सवेरे जैसे सड़ने लगा है। उसने खिड़की खोलकर बाहर देखा तो ताज़ी हवा के तार छू गए। भागता हुआ जंगल खरगोशों की तरह छलांगे भरने लगा। वह इस समय भूल गया था कि उसका गंतव्य क्या है। डिब्बे के सहयात्री अपनी शेष यात्रा का लेखा जोखा करने लगे थे, लेकिन वह वहाँ होकर भी शायद वहाँ नहीं था। कितने दिनों से उसकी बहन उलाहना दे रही है। पिता की मृत्यु के बाद वह अपने शहर गया ही नहीं। श्राद्ध के अगले वर्ष का सारा संस्कार उसके छोटे भाई ने किया। इस बीच 6-7 सावन आए और चले गए। बहन राखी बांधना चाहती, हर साल वह आंसुओं में भीगा पत्र लिखती है। वह पिता की याद दिलाती है। वे होते तो क्या वह इतनी बेगानी होती। कोई पूछता ही नहीं उसे। 7 भांजे और भांजियां हैं, सभी तो उसे याद करते हैं। कोई तो यह भी नहीं जानते कि उनका अपना कोई बड़ा मामा भी है। बहन को याद है कि बचपन में राखी बांधने में 1 रुपया मिलता था। उसकी आंखें भर आती हैं। बचपन में बहन और भाई किस तरह झगड़ते थे, किस तरह भाई के हिस्से का दूध बहन पी जाती थी और उसमें पानी मिला कर देती थी। पता लगने पर उसे मार पड़ती थी और तभी उसे अनुभव होता था कि लड़के और लड़की होने में कितना अंतर है। उसे भाई की कमीजें रोज़ धोनी पड़ती थी, वह रोज़ गंदा करके लाता था। वह न धोती तो भाई चूटी पकड़ पीटता था, परंतु जब घर में माँ ना होती तो दोनों में मजबूत सुलह हो जाती। सुलह के पीछे का समय कुछ और खिसक जाता तो दोनों बरामदे में घर खेलते नजर आते। तब बहन अपने ही भाई की पत्नी बन जाती और फिर दोनों मिलकर वे सारे किस्से दोहराते जो वास्तविक दुनिया से उड़कर वहाँ तक आए हैं।
और एक नाटक की शक्ल में बदल गए। माँ बाप के लड़ने झगड़ने से लेकर प्यार मोहब्बत तक के सारे प्रतीक उन दोनों के बीच फैले हुए नजर आते थे। उनके साथ कपड़े की गुड़िया और उनसे भरी पूरी जिंदगी, सब कुछ सजीव सा, लेकिन अब कितना बेमानी। उसे इसलिए तो चिढ़ है क्योंकि बचपन से आदमी को गलत रास्ते पर डाला जाता है। शादी ब्याह प्यार मोहब्बत कितना कुछ उलझा हुआ है। ये सब जिंदगी को गिद्ध की तरह नोच कर तब तक खाते रहते हैं जब तक वह राख बनकर पोटली में बंद नहीं हो जाती। इसी रेलगाड़ी की तरह वे सारे पड़ाव छूटते चले गए और अपनी बहन का चेहरा उसके सामने आकर अटक गया। वह चेहरा उसे गमले में उगाए गए कुकुरमुत्ते की तरह दिखाई दिया, जिसके आसपास 7 नए अंकुर और फूट आए हैं, और पहला कुकुरमुत्ता ऊपर उठा हुआ गर्व के साथ नए अंकुरों को घूर रहा है। जब वह उस घर में पहुंचेगा तब अब उसका स्वागत इतने सारे लोग एक साथ करेंगे। इनके साथ ही सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न होगा, भैया बड़ा अफसर हो गया है। मामा के पास नोट छापने वाली मशीन है, उसकी टेरिलीन की बुशर्ट जैसे हमारे लिए सिली है, पैंट तो एकदम फिट होता है। मामा को क्या ज़रूरत है कि वह 3-3 फाउंटेन पेन रखे। भाई अजीब है जो सूटकेस में दिन रात ताला लगाए रहता है। अरे घर में भी कोई ताला लगाता है। शिफॉन की बंधनी साड़ी का चलन इन दिनों कितना बढ़ गया है। भैया तो लेकर आए ही होंगे, आखिर 5-6 रक्षाबंधनों का कर्जा है, एक का नहीं। वह जानता है कि निर्लिप्त जीजा जी कितनी रहस्यमय बातें करते हैं। उन्हें इस बात का पूरा एहसास है कि सब एक ही गड्ढे में मेढक होते हुए भी उनमें से एक ऊपर उछलकर अलग क्यों हो गया, और यदि हो गया तो निरंतर हर्जाना देते रहना उसका धर्म है। उसने अनायास उठकर अपनी अटैची खोली और टाइम टेबल लेकर उसके पन्ने पलटते हुए वह भूल ही गया कि वह क्या देखना चाहता है। उसे उन पृष्ठों पर अपनी साथियों की आंखें चिपके दिखाई देने लगे। वह एक साथ सारी आंखों को देख रहा। शेखर की आंख दफ्तर की फाइलों में अटकी है। शेख एक स्कूल में मास्टर हो गया है। हरी ओवरसीयर है। देशमुख पुलिस में दरोगा है। सविता, उसने ठहर कर उसे ध्यान से देखना चाहा, कुछ भी पता नहीं चला। उस आँख की भाषा जैसे न्यूज़ प्रिंट में छपे उस टाइम टेबल ने ही सोख ली है। उसने अपने मस्तिष्क पर जोर दिया। सविता उसे कहीं नहीं मिली। उसकी याद के साथ उसे अपनी याद जरूर हो आई। वह इन सबसे कहाँ अलग था? शायद नहीं। फिर आईएएस में उसने बैठने का इरादा क्यों किया था? किसने बैठाया था उसे, और पास भी किसने किया? वह अचानक एक बड़े महकमे का डायरेक्टर बन गया। आखिर क्यों, कैसे? परेशानियों का एक सैलाब उसके चारों तरफ बिखर गया। सब कुछ परंपराओं से होता है। परंपराओं के जंगल में बिजली का फूल किसने खिलने दिया? भागती हुई गाड़ी की गति धीमी होने लगी। शायद कोई स्टेशन आ रहा है। उसने टाइम टेबल जैसे ही उल्टा कर अपनी सीट के पास रख दिया और बिना प्रयोजन उस डिब्बे में यहाँ होना देखने लगा। सामने की सीट पर 2 यात्री बैठे थे। एक सुबह का अखबार पढ़ रहा था और दूसरा उसकी ओर देख रहा था। चारों ओर देखते हुए उसकी नज़र जब दूसरे आदमी पर पढ़कर टकराई तो नीचे झुककर वह तुरंत वापस लौट आई। उसने शीशे की खिड़की के बाहर देखा। रेलगाड़ी और धीमी होती जा रही है। बाहर सूखे खेतों में कटी हुई फसल के डंठल खड़े हैं। यहाँ वहाँ से ज़मीन फट गई थी और किसी निहायत बूढ़े आदमी के चेहरे पर पड़ी झुर्रियों की तरह वह नजर आ रही थी। पटरी से लगे हुए पलाश के झाड़ों में लाल रंग के फूलों के गुच्छे लटक रहे थे। उसे ये फूल बचपन से पसंद हैं। फास्फोरस की तरह वे जलते हैं और सूखे और नंगे जंगल में ताजगी का आभास देते हैं। बचपन में वह इन फूलों को तोड़कर लाया करता था। उसका रंग निकालकर वह उसी से होली खेलता था। बाद में यही फूल हल्के लाल रंग के चौपट रुपयों की शक्ल में फलों में बदल जाते हैं और उसे अच्छी तरह याद है उन्हीं रुपयों के
वह अपने साथियों के साथ खेलता था। उस समय वे खेल की दुनिया में मुद्रा का काम देते थे और यहीं से उसने मुद्रा की पहचान सीखी थी। सामने देखते ही वह अनायास कई वर्ष पीछे पहुंच गया था, परंतु वहां ठहर नहीं पाया। तीसरे यात्री ने टॉवल से अपना मुंह पोंछते हुए पूछा, साहब कोई स्टेशन आ रहा है? उसे लगा यह प्रश्न उससे ही पूछा गया। वह सतर्क होकर बैठ गया और बोला, हाँ जी हाँ, नरसिंहपुर आ रहा है। यहाँ गाड़ी कितना देर रुकती है? यही कोई 5 मिनट। कोई बड़ा स्टेशन आगे नहीं है? 1-1.5 घंटे की देर है, जबलपुर आएगा। एक दूसरे यात्री ने बीच में जवाब दिया, वहाँ गाड़ी बहुत देर रुकती है। क्या कीजिएगा? कुछ नहीं, यूं ही नीचे उतरकर चहलकदमी करेंगे, यहाँ वहाँ देखेंगे, चाय पिएंगे और बहुत निश्चिंत और सैलानी ढंग से वह कहता गया। वह डिब्बे में यहाँ वहाँ घूमने लगा। हम ठहरे मिलिट्री के आदमी, ज़्यादा देर एक जगह बैठ नहीं जाएं तो देह काटने लगती है। क्या ख्याल आपका? जो आदमी अभी थोड़ी देर पहले अखबार पढ़ रहा था, उसने इस प्रश्न को झेलते हुए कहा, मुझे तो जबलपुर ही उतरना है। यह उत्तर सुनकर उसका मन अचानक विचलित हो गया। उस शहर का नाम जैसे ही उसके कानों में पड़ा, तैसे ही जैसे पेड़ की फुनगी पर लगा कोई पत्ता कांप उठा। उसने अपने को संयत किया और डिब्बे के फर्श की ओर नितांत रोती हुई आंखों से देखने लगा। सुना है यहाँ मार्बल रॉक्स है, बड़ी खूबसूरत जगह है। वह फौजी आदमी जिंदा दिल और निहायत सामाजिक था। उसने बोलने के लहजे से ही पता लगता था कि जैसे डायलॉग हो सकता है, परंतु उसने उस चर्चा में भाग लेना ठीक नहीं समझा। वह लगातार नीचे के गंदे फर्श को देखता रहा। अपनी जन्मभूमि का नाम सुनकर आदमी का मन सचेत हो उठता है। उसे लगता है जैसे आदमियों से भरे जंगल में किसी ने उसे पहला नाम लेकर पुकारा है। अब यह नाम एक सपना है। अब सभी लोग उसे तिवारी साहब कहकर बुलाते हैं और इससे पहले का सरद नाम जैसे कहीं अंधेरे में गुम हो गया। भेड़ा घाट के मार्बल रॉक में ही उसने कितने क्षण नहीं बिताए। 64 जोगनी के मंदिर में रखी हुई मिथुन मूर्तियों को देखकर उसे कितनी संतुष्टि नहीं मिली। इसी मंदिर के बाहर कितनी बार उसने दाल बाटियों का मज़ा नहीं लिया। यहीं कई बार कैंप फायर की तरह रात बिताई और उस समय के चेहरे जब भी उसे अवकाश मिलता है उसके आसपास घूमने लगते हैं, इसीलिए कि आदमी व्यतीत में रहने का आदी है। वह कभी वर्तमान के साथ नहीं रह पाता। उसने जोर से सांस ली। कितनी बड़ी विडंबना है यह। वह वर्तमान में न जीकर किस तरह समय से कट पाता है, परंतु वर्तमान में जिए कैसे? उसे अनायास लगा जैसे जबलपुर उतरने वाला यात्री उसे अच्छी तरह पहचानता है। वह सबसे बता सकता है कि शरद साहब सीधे इलाहाबाद चले गए और जबलपुर नहीं उतरे। तब चंपू कितनी गालियां देगा उसे। चंपू यानी सेठ रतन लाल जैन। पुस्तकों की उसकी दुकान है। एक बार उसने लिखा था, तुम राजधानी में हो और बड़े अफसर हो गए हो, हमें एक आध लाइसेंस दिलवा दो तो यहीं कोई कारखाना लगा ले। उसने इस खत का जवाब नहीं दिया था क्योंकि उसके मन में कहीं कोई बात अटकी हुई थी। वह जब एमए कर रहा था और चंपू की दुकान में 2 पुस्तकें उधार ले गया था तो चंपू ने पुस्तकों तो दे दी थी, परंतु परोक्ष रूप से यह भी कह दिया था कि मैं पुस्तकें बेचता हूँ, पुस्तकालय नहीं चलाता। वह जानता था कि चंपू का कहना गलत नहीं था, परंतु तब वह पुस्तकें खरीद भी तो नहीं सकता था। उसके सामने चंपू का चेहरा स्पष्ट था, खुशमिजाज और रुपयों की गर्मी की एक हल्की परत से चमकता हुआ। पीपल के झाड़ के नीचे पिता का श्राद्ध कराते वक्त चंपू ने ही कहा था, शरद भाई, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया। महापात्र को सोने की अंगूठी तो देनी ही चाहिए। वह तिलमिला उठा था। उसके पिता ने उसे एक सामान्य क्लर्क ही बनने के लिए छोड़ दिया था। मैट्रिक पास करने के बाद ही उसे यहाँ वहाँ ट्यूशन करना पड़ता था ताकि आगे की पढ़ाई के लिए वह अपने पिता से रुपए न मांग सके। उसने एक बार चंपू की तरफ देखा था और तुरंत हाथ की अंगूठी निकालकर महापात्र को दे दी थी।
उसने अंगूठी देते हुए अपने दांत पीसे थे। इसके बाद सुबह से शाम तक 300 आदमियों को भोजन कराया था और इस पूरी प्रक्रिया में उसकी कमर अकड़ कर रह गई थी। जो कुछ वह नहीं करना चाहता था वही सब उसे करना पड़ता था। अचानक उसके सामने अंधेरा सा लग गया। उसने आंखें बंद कर ली तो वह कई आवाज़ों से घिर गया। ये आवाज़ें साफ नहीं थी, खोमचे वालों से लेकर उसके रिश्तेदारों तक की आवाज़ें थी। वे उसके फूफा हमेशा उलाहना देने के आदी थे। फूआ तो जेब से रुपए ही निकाल लेती है, मामी सारी तलाशी लेती है और जो कपड़े मामा के काम के हैं वह जबरन छीन लेती है। ऊपर से प्रश्न, सुना है वहाँ तो ऊपर की आमदनी बहुत है। यह भी कोई पूछने की बात है? अरे हमारा भांजा अफसर है, सारे सेठ व्यापारी पतंगों की तरह चक्कर काटते हैं और फलों की टोकरी में नोट की गड्डियाँ छिपा कर दे जाते हैं। वे जब अपनी कारों में टोकरी लेकर आते हैं तो हमारा भांजा उन्हें हिकारत से देखता हुआ कहता है, वहाँ रख दो। वे चुपचाप हाथ जोड़कर चले जाते हैं। मामा सब कुछ ऐसा कह गए जैसे ऊपर की आमदनी उन्हें ही इस तरह होती है। इसलिए उनकी बात सुनकर वह कितना तिलमिला उठा था। उसने कभी घूस नहीं ली, कभी गलत काम नहीं किया है, इसलिए उसकी इज्जत है। उसे लगा जैसे किसी निर्दोष आदमी को जबरन चोर करार देकर चिढ़ाया जा रहा है। वह जानता है इन सब का कोई अर्थ नहीं है। मामा के संवाद एक ही अर्थ की ओर संकेत करते हैं और उसकी सीमा अर्थ के घेरे में बाहर नहीं है। वह प्रश्नों के चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसता गया। उस क्षण उसे यह भी पता नहीं रहा कि वह एक रेलगाड़ी में यात्रा कर रहा है। उसे तब न पीछे छूटते हुए स्टेशन की आवाज़ सुनाई दे रही है और न हथौड़े की तरह चोट करते लोहे की। उसके सामने सब कुछ पानी की परतों की तरह हिल रहा था। लाइसेंस से लेकर कपड़े रुपए तक जिन्हें छीनता है वे भले छीन ले, परंतु यूँ तो नहीं जैसे सब कुछ एकदम आसानी से आ गया है और उसे पाना उसका वैधानिक अधिकार है। अर्थ को निरर्थक बना देना शब्दों के साथ कितना बड़ा छल है। उसे लगा कि बचपन से लेकर अब तक वह जिन आदर्शों के लिए झगड़ता रहा है अब वही सब मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसे एक धक्का लगा। रेलगाड़ी अचानक रुक गई और धक्के से उसकी सारी तंद्रा टूट गई। सोचने का सूत्र अचानक कहीं छूट गया। डिब्बे में हलचल हुई। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? किसी ने चैन तो नहीं खींच दी? क्या हुआ भाई? पता नहीं, लगता है कोई शहर आ रहा है। उसने फिर झांक कर बाहर देखा। गाड़ी सिग्नल के पास खड़ी थी। वह उससे सिग्नल को अच्छी तरह पहचानता है। उसके दाएं बाएं खड़े हुए निर्जीव रेल के डिब्बे भी उससे अनजाने नहीं हैं। उसके ऊपर का खुला हुआ नीला आकाश जैसे आवाज़ें कस रहा है। आकाश के नीचे पटरियों के बाहर दोनों ओर फैला हुआ शहर दोनों बाहें फैलाए उसे जबरन बाहर खींच रहा है। वे हाथ उसके साथ समूचे डिब्बे का सामान भी बाहर खींच रहे हैं। वह वहाँ से आगे कैसे जा सकता है? उसका मन विकल हो उठा है। अचानक भय के बाद भीतर की जो स्थिति होती है वही उसकी स्थिति हो गई। उसे लगा समूचे शरीर के भीतर खोखली हवा चक्कर काटने लगी। पेट में संग्रहणी के रोगी की तरह हलचल होने लगी। उसने सामने के यात्री को देखा जो अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। उसे देखकर उसने फिर आंखें बंद कर ली थी, जैसे कोई कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेता है और वहीं बैठा रहता है। आंखें बंद किए ही वह उस सीट पर सीधा पसर गया और ऊपर से उसने एक चादर ओढ़ ली। उसने अपने सहयात्रियों से कटकर उनके विपरीत करवट लेते हुए उसने अपना हाथ पूरे चेहरे पर रख लिया, जैसे किसी रेगिस्तान में तूफान का संकेत मिलते ही शुतुरमुर्ग गर्दन छिपा लेता है। एक अद्भुत रचना, बहुत सुंदर। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।